आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिफारतकारी के उफक पर चमकता सितारा पाकिस्तान हमारा। इस्लामाबाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी को तैयार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए। जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से पहले नायब अमेरिकी सदर ने कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। उम्मीद जाहिर की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत होंगे। कहा, अगर ईरानी नेक नीति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। जी हाँ, सिफारतकारी के उफक पर चमकता सितारा पाकिस्तान हमारा। इस्लामाबाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी को तैयार। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना हो गए। जेडी वेंस ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से पहले नायब अमेरिकी सदर ने कहा, सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं। उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत होंगे। कहा, अगर ईरानी नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। For the negotiation, I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So. अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कराने के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी अमेरिकी वफ़द में शामिल हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। गैर मुल्की वफ़ूद आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मालूमात हासिल करते हैं। नुमाइंदा समात सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इस्लामाबाद में इस वक्त कैसे इंतजामात हैं, कैसी तैयारियां हैं और जिस तरीके से मुज़ाकरात अब आगे बढ़ेंगे, ये मेहमान पहुंचेंगे, डिटेल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल उमैर, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको अक़ब में दिखा देती हूँ इस्लामाबाद। ये जितनी स्काई लाइन आपको नज़र आ रही है मेरे अक़ब में, ये तमाम की तमाम रेड जोन की है। आप पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंसी, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, यू नेम इट, एंड द बिल्डिंग्स आर देयर। और ये वो तमाम तर इलाका है जिसको अभी सील किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स फॉर आर इनकमिंग गेस्ट्स और डेलीगेशंस। अभी बहुत सारी हसासियतें इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत केयरफुल होकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसी जो है ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग को पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को भी वो फॉलो कर रहे हैं। और ये इसका मकसद यही है हमारे हुकाम की जानिब से कि आने वाले जितने डेलीगेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी की जाए और ज़िम्मेदाराना अंदाज से इत्तलात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाए। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अब अगले चंद घंटों में दोनों जो हाई लेवल हाई करंट डेलीगेशंस हैं ईरान और अमेरिका के, वो पाकिस्तान में होंगे। जेडी वैंस, उनकी आपने अभी गुफ्तगू भी सुनवाई, बहुत जो है एक मस्बत टोन की गुफ्तगू है। और अगर आप 28 फरवरी से लेकर अब तक की तमाम ट्रजेक्टरी ऑफ स्टेटमेंट्स देखें तो सीज़ फायर के बाद अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का ये स्टेटमेंट सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है उसको देखा जा रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन टुवर्ड्स देयर इरानियन काउंटर पार्ट्स या उनकी डेलीगेशन हु आर गोइंग टू सिट अक्रॉस द टेबल, उनके लिए बहुत मुतनासिब थी और इसको बहुत सराहा जा रहा है। वो पाकिस्तान के लिए निकल चुके हैं, कुछ ही घंटों में वो यहाँ पर होंगे। ईरानी डेलीगेशन जो है लेड बाय अब्बास अराग़ची, दे रिस्पेक्टेड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, और उनके ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ, दोनों बहुत मुस्तनद और बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं ईरान से। दोनों ने एक टेबल पर बैठना है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आज पूरा दिन फ़ॉरेन मीडिया के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड थे, उन्होंने हमसे बार बार मैसेज करके ये पूछा कि क्या ये वाकई हो रहा है। और यहीं से मैं आपको बताती चलूँ कि अभी भी शायद पाकिस्तान में अवाम में या हमें ख़ुद जो हम कवर कर रहे हैं, हमें शायद इस मोमेंट की हिस्टोरिकल होने का अभी भी उतना आइडिया नहीं है जितना बड़ा ये मोमेंट है, जितना बड़ा ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए है। सिर्फ 2 हफ्ते का सीज़ फायर विद इन 3 आवर्स एंड 55 मिनट्स, ये बहुत बड़ा कारनामा था पाकिस्तान का। उन 2 ममालिक को आमने सामने बिठाकर बात करना कि जो एक दूसरे की बात सुनने के रवादार नहीं थे, जो नेगोशिएशन के लफ्ज़ तक आने के लिए तैयार नहीं थे, वो नेगोशिएशन तक आए। फेज़ 2 फेज़ डील की जो एक फार्मूला था उसको लेते हुए पहले उन्होंने सीज़ फायर किया और उसकी एक्सटेंशन के भी चांसेस हैं टू द विंडो ऑफ 45 डेज़
और उसके बाद ये एक परमानेंट सोल्यूशन की जानिब जाता दिखाई देता है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि पाकिस्तान हैज़ ब्रॉट दीज टू राइवल नेशंस, हिस्टोरिकली राइवल नेशंस, टू नेगोशिएशन टेबल। और मैं यकीन जाने कि इस वक्त भी मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। दिस इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट अ पीस कैपिटल इस्लामाबाद। बिल्कुल सुमेरा, ये हिस्टोरिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए, हमारे साथ ही रहेगा। हमें हमारे दूसरे गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मसूद साहब ने और अहमद सईद मिन्हाज साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने समा को अपना वक्त दिया। अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा कि दो ऐसे फरीक जो आपस में बैठने को तैयार नहीं थे, रुकने को तैयार नहीं थे, उनको एक मेज़ पर लेकर आना कामयाब डिप्लोमेसी की पाकिस्तान ने, वो भी ऐसे हालात में जब एक जानिब जो इसराइली लॉबी थी वो ट्रंप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी थी और वो चाहती थी कि ये सीज़ फायर ना हो, लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तान ने इतनी कामयाब डिप्लोमेसी की और इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जब ये पीस नेगोशिएशन के लिए इस वक्त तमाम दुनिया के टीवी चैनल्स जो हैं, तमाम मरकज़ निगाह पॉलिटिकल लेवल पे हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, मिलिट्री लेवल के ऊपर हो, इस वक्त मरकज़ निगाह इस्लामाबाद है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब इस स्टेज तक लाने के लिए जिस तरीके से पिछले जो 28 फरवरी से लेके अब तक 39-41 दिन होने को आए कि जिस तरह पाकिस्तान ने एक बैलेंस जो है वो रिलेशनशिप रखा, एक गैप को ब्रिज करने की कोशिश की, ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान बल्कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के जहाँ पे उनके अड्डे थे यूएस के, जिन पे ईरान अटैक कर रहा था, उनके और ईरान के दरमियान भी। तो लिहाजा जिस तरह पाकिस्तान ने एक बरादरी जो है वो ब्रदर इस्लामिक मुल्क होने के नाते इन तमाम मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से रोका, जो कि इसराइल के उकसाने के ऊपर या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर जिस तरह से वो उकसा रहे थे, उन तमाम उस गैप्स को प्लग करते रहे। तो लिहाजा पाकिस्तान मरकज़ निकाह रहा दौरान इस अनफॉर्चुनेट जंग के भी, और यही वजह है कि जब नेगोशिएशंस की बात आई तो 3 घंटे के अंदर, जबकि 3 घंटे रहते थे पाकिस्तान में सुबह के 5 बजे वो जो है वो मुद्दत पूरी हो रही थी, जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि सिविलाइजेशन जो है उसको वो तबाह कर देंगे। न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप बिल्कुल सामने क्लियर नजर आ रही थी, और अगर न्यूक्लियर शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो है वो कारपेट बॉम्बिंग कुम के ऊपर, असफान पे और तेहरान में एक्सपेक्ट की जा रही थी, वहां पर जो हमारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोर, ये लीडरशिप और स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप जिस तरह से इंगेज थी इन दोनों बेलिजेंट्स के दरमियान, दोनों दुश्मन ममालिक के, या फॉर दैट मैटर यूएस के दरमियान, तो उसको जब एंगेजमेंट के दौरान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, तो उन्होंने भांपा के दोनों ममालिक जो हैं वो शायद इस वक्त किसी एक सहारे का इंतजार कर रहे हैं, या वो इस तरह की कोई कंडीशंस चाह रहे हैं कि जिसमें दोनों की ईगो भी बरकरार रहे एंड एट द सेम टाइम जो है वो एस्केलेशन लैडर के ऊपर ना जाए। तो लिहाजा पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि वो भी एक सिक्सर डिप्लोमेटिक लेवल पे मारा और फौरन ऑफर किया, जिसके लिए दोनों ममालिक तैयार बैठे थे। लेकिन जाहिर है कि दो सॉवरन स्टेट्स जब आपस में एक दूसरे को सख्त जुमले जब कहते हैं तो फिर वो डोमेस्टिक ऑडियंस भी उनको देख रही होती है कि इस सिचुएशन में क्या ये लोग करेंगे। तो लिहाजा दोनों तरफ सेम वॉइसेस प्रिवेल की, दोनों तरफ सेंस प्रिवेल किया और पाकिस्तान की कॉल पे लबैक कहा गया। और इसके जवाब में जब हमने देखा कि राक्ची साहब की जो एक्स अकाउंट पे जो स्टेटमेंट आई, या फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसके जो इब्तदाई 2 जुमले थे उसमें दोनों ने फिर मार्शल आसम मुनीर साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करने के बाद उन्होंने उसको पॉजिटिव रंग दिया और उसके साथ कहा कि हम इसको नेगोशिएशन करने या हम इसको कंसिडर करते हैं। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया, तो कि शायद जी बिल्कुल। और इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के शाहीन जो है JF-17 और F-16 वो अपने मेहमानों को स्कॉट करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें खासे डिस्ट्रैक्टर्स भी हैं, खासे जो स्पेशली इसराइल को ले लें, हो सकता है ईरान के अंदर खुद के लोग ऐसे हो सकता है अमेरिकन के जो राइटर्स हैं वो ऐसा ना चाहते हो। पाकिस्तान अपना जो किरदार है बखूबी जो है वो निभाया अभी तक और आगे भी निभा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट है ये। साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम, समय के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अब जिस तरीके से अभी जो है अहमद सईद मिन्हाज साहब भी बात करें, सुमेरा ने भी जिक्र किया कि शायद हमें उस तरीके से अंदाज़ा भी नहीं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। अगर हमने अंदाज़ा लगाना हो तो हम अपने हमसाया मुल्क को देख लें, भारत के अंदर जिस तरीके से मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि जैसे उनकी चीखें निकल रही हैं, उनका मीडिया जिस तरीके से धाड़े मार मार कर हो रहा है, उनके सियासतदान जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी बड़ी कामयाबी ये पाकिस्तान ने हासिल की है।
जी उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं अभी उस पे आता हूँ प्रोसेस पे, लेकिन एक लाइट सी आज बात हुई इंडियन मीडिया पे, आई वाज देयर। तो मैंने कहा सुना है आपके प्राइम मिनिस्टर अभी अंटार्कटिका जा रहे हैं, वहाँ जो पेंगुइन का किंग है उसने इनवाइट किया। तो बोलो ये हालात हो गए हैं कि दे आर नाउ लुकिंग एट के जी हमें भी कोई घास डाले, और एक मीम भी चल रही है चाय वाली, शायद आप लोगों ने देखी होगी। जी तो एक्चुअली बिल्कुल। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग टू इंडिया। मतलब 12 साल आपने लगा दिया आइसोलेट करने को पाकिस्तान को, नारे आप मारते रहे, और बेसिकली बॉलीवुड के सहारे जो है आप सारी आप कहने फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी चला रहे थे। बट एनीवेज आज इंशाल्लाह भारत का नाम लेने वाला कोई नहीं है इस वक्त दुनिया में जो है पाकिस्तान का डंका बाज। बाकी जो प्रोसेस है आई थिंक उसमें आई वुड जस्ट ऐड कि ये कितना जो पाकिस्तान का ये जो एफर्ट है, सिंसियर एफर्ट है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कितना क्रिटिकल है फॉर, और कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए हॉट वॉर में जिसमें एक साइड पे एक सुपर पावर है, फिर एक मिलिट्री पावर है इजराइल, साउथ है, एंड देन ईरान एक मिडिल पावर है जो हमारा भाई भी है, इसके दरमियान में जंप करना और इनको सेपरेट करना, एक तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है। आई हैव नेवर सीन कि इस तरीके से जो है इतनी हॉट वॉर में किसी ने हाथ डालो। दूसरा जो इसका आई थिंक ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बड़ा जरूरी है। आप देखा होगा शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट किया तो वन इट वाज इन मिलियन, दूसरा इसमें आम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया है। अभी जितनी भी लीडरशिप है आई थिंक राइट फ्रॉम जापान टू साउथ अमेरिका और ऊपर नॉर्थ अमेरिका से आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटेड। अच्छा इसकी रीजन भी हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मेरे ख्याल में 8.5 अरब जो दुनिया के बाद सबका ही स्टेक है। इस वक्त सबके जो किचन हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं। भारत को मैं क्या भी रहा था कि यार यू शुड बी थैंकफुल कि आपके वहाँ लाइनें लगी हुई थी, लोग तो माइग्रेट कर रहे हैं बड़े शहरों से, गैस नहीं है और लोग ओपरे जला रहे हैं, लकड़ी जमा कर रहे हैं। सो दिस वाज इम्पैक्टिंग द एंटायर ग्लोब। पूरा आपका कह लें सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई एनर्जी की, जिसको इंशाल्लाह भी रिस्टोर किया जा रहा है। कमर्शियल एविएशन है, फिर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है जो सबसे बड़ी बात है, चाहे वो लेबनान में हुआ है या अभी इधर हो रहा है ईरान में, इसी तरीके से अक्रॉस द गल्फ। तो somebody has to think और आई थिंक उस लिहाज से पाकिस्तान का ये जो एक्ट है दिस विल बिकम हिस्टोरिक इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि कल जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो। बाकी देखिए एक हमारा फर्ज था टू ब्रिंग दी बेलिजरेंट्स ऑन द टेबल, और जिस आई थिंक सुमारा भी बात कर रही थी और सही साहब के मेनली इट इज बेसिकली एक आपकी क्रेडिबिलिटी थी कि यकीन किया नॉट ओनली ईरान, अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द रीजन। हमारे साथ हमारे भाई खड़े रहे, तुर्किया का यहाँ पे आई थिंक बड़ी सेलिब्रेशन है कि एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव एन इनपुट मिस्र, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, फिर बैटन आपके हाथ में पकड़ा है कि आप लीड करें। तो आई थिंक दिस इज द ट्रस्ट जो पूरे रीजन ने, इस्लामिक वर्ल्ड ने आपको दिया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इतनी बैलेंस पॉलिसी है कि यू हैव आई थिंक द बेस्ट रिलेशनशिप विद चाइना, रशियन फेडरेशन इज ऑन बोर्ड, अमेरिका के साथ, ईरान, मिडल ईस्ट में बाय एंड लार्ज, गल्फ के साथ, और फिर जितनी मिडिल पावर्स हैं, so everybody is I think appreciating। तो मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है। नंबर वन तो इसका इम्पैक्ट है इस ग्लोबल, एंड नंबर टू बेसिकली यू हैव गॉन इनटू अ हॉट वॉर जिसमें एक साइड पे सुपर पावर। आप मुझे बता दें कोई मिसाल जहाँ पे अमेरिका ने हाथ डाला और किसी ने आके जो है उस वॉर के दौरान उसको रोका हो, तो ये मेरे ख्याल में दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। बाकी हमारी दुआ है, अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द जो बेलिजरेंट्स हैं इस वक्त, जो दोनों मुतहारब पार्टियां हैं, कि उसको कैसे लेके चलती हैं। जो स्टेटमेंट्स आए हैं आई थिंक अभी जो लास्ट में मैं देख रहा था आज, वो काफी कूलिंग डाउन है, चाहे वो अपना जेडी वैंस साहब हो, इससे आई थिंक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि अगर नीयत ठीक हो तो शायद हम अमेरिकन शिपिंग के लिए भी खोल दें। आई थिंक यूके का भी स्टेटमेंट आ गया कि प्रोबब्ली दे आर लुकिंग एट अ मैकेनिज्म। बाकी जो है अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द पार्टी। पाकिस्तान ने एक ऑनेस्ट आप कह लें मीडिएटर के तौर पे रोल अदा किया है, अपना वेन्यू भी दिया है, और दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज इंशाल्लाह। बिल्कुल वकार साहब, ये अनप्रेसिडेंटेड था। हमारे साथ रहेगा सुमेरा की जानिब आऊँगी मैं। सुमेरा, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारा प्रोसेस था ये कोई स्मूथ सेलिंग प्रोजेक्ट तो नहीं था। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बैक एंड पे बहुत कुछ चला, ना सिर्फ ईरान को एतमाद में लिया, अमेरिका को एतमाद में लिया, बल्कि खलीजी ममालिक को भी एतमाद में लेना था। फिर सऊदी अरब के साथ भी निगोसिएशन हुई, उनका भी एतमाद था। अब इस सारे प्रोसेस में फिर एक टाइम पे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिख दिया था कि ईरान जो है ना वो नहीं मान रहा और वो दस्तबरदारी कर देगा मुज़ाकरात के अमल से। लेकिन इस सारे प्रोसेस को इस कदर खूबसूरती से पाकिस्तान ने मैनेज किया। ऐसे में बहुत सी चीज़ें जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो भी बड़े हसास मालूमात होती हैं जिनको हम पब्लिक डोमेन में उस तरह से रिपोर्ट कर नहीं रहे होते। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि कितना ये मुश्किल भी होता है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि रिपोर्टिंग भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से करनी होती है?
थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि सबसे जो बड़ा बोझ होता है वो रिपोर्टर के कंधों पर होता है। एनालिसिस बहुत आसान होता है मगर रिपोर्टिंग बहुत जिम्मेदाराना होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्क्रीन से बहुत जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हुई है तमाम जॉनरास के अंदर, न सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के अंदर। बल्कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक टाइम, एक पॉइंट ऐसा आया था 2 दिन पहले जब एक बहुत बड़ी खबर जो थी वो हमारे पास थी, मगर हमने उसकी कंफर्मेशन का इंतज़ार किया और पूरी कंफर्मेशन में हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे, मगर उसके बाद भी वो खबर सबसे पहले हमारी ही स्क्रीन से गई थी। तो ये एक दिल को तसल्ली होती है कि हमने सेल्फ सेंसरशिप की एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि हमारे मुल्क के हक़ में गई, और हमारे मुल्क के हक़ में अगर कोई चीज़ नहीं जाती तो चाहे वो जितनी भी बड़ी खबर हो वो हमारे किसी काम की नहीं होती। इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन के हवाले से मैं आपको ज़रूर बता दूं कि रातों को भी जागे हैं, और अब आप हालत सोचिए कि हमारे दफ्तर ख़ारजा और हमारे तमाम तर सिविल मिलिट्री लीडरशिप उस वक्त जब हम इस हालत में थे तो उनकी क्या हालत थी, जो कि तमाम तर हॉटलाइंस को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ऑपरेट भी कर रहे थे, एंड दे वर सिटिंग in the center of the room and they were disseminating the messages from one country to another, and with all the responsibility. If I talk about Field Marshal Syed Asim Munir, if I talk about Prime Minister Shehbaz Sharif, and if I talk about Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सारा काम हुआ है। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान इस वक्त नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र ही नहीं है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। वो जो एक लफ्ज़ अपने लिए हमारे पड़ोसी विश्व गुरु का इस्तेमाल करते थे, वो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि हम प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम सच्चाई और हकीकत के करीब रहते हैं। आज छोटी सी बात सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम जिस कैपिटल में खड़े हैं, द पीस कैपिटल इस्लामाबाद ऑफ पाकिस्तान, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ईरानियन डेलीगेशन जो कि इन नेगोशिएशंस के लिए कहीं बैठने को तैयार नहीं थे, उनको जब रात को जब अब एक हिफाजती हिसार के अंदर बातें हो रही थी कि उनको लाया गया, अभी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर इस कैपिटल के बारे में दे वर सर्टन कि पूरी दुनिया में अगर हम कहीं महफूज हैं तो वो इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद ने वो करके दिखाया है। तो सिर्फ बातें नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, हकीकत से करीब तर, और पाकिस्तान हमेशा हकीकत से करीब तर रहकर अमन का आलमबरदार बना है। बिल्कुल बिल्कुल, सुमेरा साथ ही मौजूद रहेगा। और बेशक आपने ठीक कहा कि रिपोर्टिंग करना जो है ऐसी सूरत हाल में मुश्किल भी होता है, लेकिन खुशाइंद भी है। बड़ा दिल खुश होता है ऐसे वाक़े जब पाकिस्तान की जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट करना भी। अहमद सईद मिन्हाज साहब, रिपोर्टिंग करने के हवाले से जान लिया, तज्जिया करने के हवाले से आप ऐड कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस तरीके से जिस तरीके से अब पीस कैपिटल बन गया है इस्लामाबाद, दुनिया का वर्ल्ड पीस कैपिटल है ये, इसके असरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह और बहुत मजबूत होंगे, बड़े ज़बरदस्त होंगे। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान ने जो स्टेचर पिछले मई 2025 में ऑपरेशन बनान मरसूस के बाद बिलखसूस जो हासिल किया है, फिर उसको कंसोलिडेट किया है, सिक्योर किया है, यही वजह है कि आज एक साल तक है कि इस पाकिस्तान जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली पूरी दुनिया में रेलेवेंट हुआ है, इसी तौर पर अफकार के तौर पर हमारी जो पोजीशंस हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, सिफारती लेवल के ऊपर, सियासी लेवल के ऊपर, यू नेम एनी फील्ड, वहां पर पाकिस्तान के वकार को जो कंसोलिडेशन मिली है, जो वकार मिला है, उसको ये वही वजह है कि आज इस्लामाबाद जो है वो एक अमन का जो है वो दरखलाफा के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि फ्यूचर के अंदर इसके क्या असरात होंगे, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तो सिर्फ हमारी जो मुखलिस एक कोशिश है कि हम इन दोनों अफ्रीकैन को बिठाकर, जो कि एक दूसरे को न्यूक्लियर की जो है तरफ दे चुके थे, उनको जो बिठाना, उनके दरमियान सुलह करवाना, ये उनके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। बिल्कुल सुमेरा साहब सही कह रही थी कि इस वक्त जो इस्लामाबाद है ये वाहिद ऐसी जगह पूरी दुनिया में ईरान के लिए खास करके महफूज तस्वर की जा रही है, ये की जा रही थी कि जहाँ पर बैठ के वो बात कर सकते हैं। इससे पहले मशरिक़ वस्ता में वो गए हैं, वहाँ पर ये जी बिल्कुल। अहमद सईद साहब ठीक है, साथ ही रहेगा। वकार साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान ने कामयाब डिप्लोमेसी की और शटल डिप्लोमेसी की, उसके बाद अब आगे के हालात, वाक़यात, मंजरनामा पाकिस्तान के हक में कैसा बनता देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में? आई थिंक 2-3 चीजें इंशाल्लाह होने जा रही हैं। एक तो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नजर आ रहा है जिस पे बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसमें तुर्किया ने बहुत ज्यादा पुश भी किया है। उसमें तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र और मे बी लेटर ऑन ईरान, इंशाल्लाह आई एम श्योर जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो देन तो ये जो मिडल पावर्स हैं साउथ वेस्ट एशिया की, इस्लामिक, ये इकट्ठी होंगी फॉर नो रीजन बट फॉर डिफेंस के लिए। ये भी नहीं हो सकता कि बाहर से इंटरवेंशंस हो, इजराइल उठ के जो लोगों को जो है हमले करे,
और डिस्टेबलाइज कर, सारा आपने देखा निजाम दरम बरम कर दिया, एंड देन आई एम श्योर रेस्ट ऑफ द गल्फ विल गेट इन लाइन। एक तो ये होने जा रहा है। दूसरा जो है, आई थिंक आपको याद होगा जिस तरह अस्ताना में कजाकिस्तान में कैपिटल को बेसिकली कैपिटल ऑफ नेगोशिएशंस, कैपिटल ऑफ पीस कहा जाता था, बिकॉज उसने बड़ी कोशिश की थी सुल्तान नज़रबायोफ ने। आई थिंक इस्लामाबाद इज नाउ गोइंग टू इमर्ज एज अ डिप्लोमेटिक हब, बिल्कुल डिप्लोमेटिक हब के तौर पर, और कैपिटल ऑफ पीस बन गया है। वकार हसन साहब, वक्त की चूंकि कमी है थोड़ी सी, आपने आपका वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सुमेरा, आपने अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। 2 हफ्ते का सीज फायर मुमकिन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सिफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरात का माहौल बना। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और खलीजी ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं।